हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मुझे पता है दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे होंगे। लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। और ये जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत जो पिछले कई विगत वर्षों में क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के अंतर्गत हम अनसॉल्व्ड पेपर को लेकर के आपको वीडियो देते रहते थे। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, इस वजह से वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया। और अब आज से फिर से प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यू आपको, जो भी आपका 24 अप्रैल से पेपर है, तो आज लगभग 11 मार्च है। ठीक है, अभी पूरा आपका 11 मार्च से 11 अप्रैल फिर जाके 24 अप्रैल आएगा। ठीक है, तो अभी 1.5 महीने के ऊपर, लगभग पौने 2 महीने एग्जाम बचे हैं। तो ऐसे में अगर आप वीडियो देखना छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर आप वीडियो से कट जाएं चैनल से, तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, वो भी धीरे धीरे चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी आपके दिमाग से। इसलिए कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए और हम आज से आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइज, तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, आपकी धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। तो गाइस, धड़कन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने आप को और मजबूत और सशक्त बनाइए। और ये काम सिर्फ आप रेगुलर 6 से 8 घंटे पढ़ करके ही अपने आप को, ठीक है, एक धैर्य रख करके अगर काम करोगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी गाइज। तो हम आप चलते हैं फिर से एक नए सिरे से एक नए अनसॉल्व्ड सेट के साथ। ठीक है, जो कि आज का जो सेट होगा वो अनसॉल्व्ड पेपर के सेट WL का फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसी के अंतर्गत हम आपसे जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मल्टीपल जिसे कहते हो, और उसके बाद शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चंस को हम वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है गाइज, तो फटाफट सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके, आपके जो अपने मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता चल सके कि वीडियो फिर से प्रोवाइड करना सर ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से इस नए सेट के क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू होंगे हम, जिसमें कि आपका WL सेट है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो आपके इसमें दिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब WL सेट के जो भी क्वेश्चन है सब अनिवार्य है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम प्रत्येक सेट से बीच बीच में छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि वो क्वेश्चन इस बार आपके नहीं आने हैं, आउट ऑफ सिलेबस से रहता है, तो हमने उसको छोड़ दिया ताकि आपका समय बचे और उसको पढ़ाने से अभी कोई मतलब नहीं है। तो जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्ष में, उसको हम अनसॉल्व्ड सेट में जो भी आ रहा है उसको हम कराने का पूरा क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में, ठीक है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में, याद रहे पत्ती की कोशिका मतलब बॉडी सेल्स, ठीक है, बॉडी सेल्स का मतलब कायिक कोशिका की बात की जा रही है। ठीक है, कितनी कोशिका की? कायिक कोशिका की। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें। ये जो हमारा क्वेश्चन होगा बेटा, वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस है। सबसे पहले सेट का हम बहुविकल्पी प्रश्न ही देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में, ठीक है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में, पत्ती की कोशिका में, ठीक है, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो उसमें उसके भ्रूणपोष, ठीक है, उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ठीक है, आपका जो विकल्प दिया गया है, पहला है 12 और जो दूसरा है, ठीक है, 24 और जो तीसरा है 36 और जो चौथा है वो 48। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है।
वेरी इजी, वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये इस बार भी पूछा जाए और प्रबल संभावना रहेगी, तो इसलिए इसको अभी यहाँ समझ लोगे तो ये हमेशा क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, यदि किसी पौधे की पत्ती में कह रहा, ठीक है, सपोज करिए ये कोई प्लांट है ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई प्लांट है और ये इसकी समझ लीजिए पत्ती है, लीव्स है, ठीक है। तो किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 24 है, 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पत्ती में, ठीक है, तो किसी भी जीव की जो बॉडी सेल होता है, जैसे ये आपका शरीर का हाथ है, तो यहाँ की कोशिका क्या है, बॉडी सेल कहलाएगी, कायिक कोशिका कहलाएगी, कायिक कोशिका, ये पूरा क्या है, ओवरऑल जो कोशिकाएं हैं ये कायिक कोशिका है। और कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर मानव की बात करें तो 46 होती है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमारे जनन कोशिका में कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कायिक कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो जनन कोशिका में आधा ही होता है, तो 23 होगा। तो यहाँ कह रहा है कि ये पौधे की पत्ती है, तो ये पत्ती की ये कोशिका है और इस कोशिका में 24 गुणसूत्र है, तो ये कायिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है गाइस, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में अगर 24 है, जैसे मैंने कहा कि हमारे इस बॉडी सेल्स में अगर 46 गुणसूत्र है, तो हमारी जो जनन कोशिका होगी उसमें उसका आधा 23 होगा। तो वैसे ये पौधे की जो कायिक है, जड़, पत्ती, तना, इसमें जो कोशिका है गुणसूत्र 24 है, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये भ्रूणपोष जो होता है ये जनन, ठीक है, जनन अंग का क्या है, भाग है। तो अब बोलो, मैंने कहा कि हमारे शरीर में 46 है इस सारी कोशिकाओं में ना, 46, तो हमारे जो जनन कोशिका है उसमें उसका आधा होगा 23। तो यहाँ पौधों की जो पत्ती है इसमें अगर 24 गुणसूत्र है तो इसके जनन भाग में कितना होगा, बटा 2 अर्थात 23, कितना होगा, 12 होगा, कितना होगा, 12 गुणसूत्र होगा, ठीक है। अब चूंकि भ्रूणपोष में, पौधे के जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही भ्रूणपोष है तो इसमें इस तरह से 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये जनन का पार्ट है, तो मैंने आपको क्या कहा, अगर पत्ती में 24 है तो उसके जनन वाले भाग में गुणसूत्रों की संख्या उसका आधा 12 होगा। तो ये जो भ्रूणपोष वाला भाग है, जनन भाग है, तो इसमें 3 कोशिकाएं प्रायः होती हैं, तो ये जनन कोशिका के रूप में कार्य कर रही, तो इसमें उसका 24 का आधा 12 होगा। अब चूंकि 3 है, ये पूरा भ्रूणपोष है, तो 12 12 24 12 3 36 होता है। तो इसका मतलब है कि 12 3 36, अर्थात आपका ये वाला विकल्प क्या है, सही है, ठीक है। तो कितना आंसर होना चाहिए, 36 होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो जड़ में या पत्ती में या तने में कहीं जितना गुणसूत्र दे उसका आधा करके गुणा 3 कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 किया था, हमने आधा कर दिया, चूंकि जनन कोशिकाओं में आधा होता है 12 और भ्रूणपोष में 3 कोशिकाएं होती, 12 3 36, तो टोटल भ्रूणपोष में कितने हो गए, 36 हो गए, 36 क्रोमोसोम क्या हो गए, पाए जाएंगे, अर्थात राइट आंसर इज 36 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो दूसरा इसमें दिया है इस तरह से, ठीक है, इंटरस्टिशियल कीमाटा, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पहला का, खा, गा, घा, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें दिया है यूनिवैलेंट गुणसूत्र में, यूनिवैलेंट गुणसूत्र में, फिर है वाइवैलेंट, वाइवैलेंट में, और तीसरा है वाइवैलेंट में, और चौथा है नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल की एजमाटा, ठीक है, ये दोनों एक ही, किजमाटा किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प आपके सामने है। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि किजमाटा क्या होता है।
कीज़मा या कीज़माटा। तो आपको याद होगा हमने जीन विनिमय पढ़ाया था कि जब गुणसूत्र में क्या होता है, जीन विनिमय, गुणसूत्रों की अदला बदली, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम आपका मान लीजिए ये है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय इस गुणसूत्र का एक अक्ष इस गुणसूत्र से क्या होता है, मैच कर जाता है। कैसे, आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये देख रहे हैं, दूसरा गुणसूत्र का ये वाला भाग यहाँ पे क्या हो गया है, मैच करा। जिस बिंदु पर ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैच कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, किज़माटा कहते हैं। तो वही कह रहा है इंटरस्टिशियल किज़माटा अर्थात मध्य किज़माटा किस में पाए जाते हैं, यूनिवैलेंट में, बाईवैलेंट्स में, या यूनि बाईवैलेंट्स दोनों, या इसमें से नो, नो माने कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वाईवैलेंट में होता है, ठीक है कि नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर है कि वाईवैलेंट्स में होता है, ठीक है। ये जो किज़माटा बनता है इंटरस्टिशियल मध्य किज़माटा, वो गुणसूत्र के जो है वाईवैलेंट्स में क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा मल्टीपल में, वो आपका है, ठीक है, तीसरा, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई, ये कह रहा है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है अमेरिका में, और जो दूसरा आपका है स्कैंडिनेविया में, और तीसरा है आपका भारत में, और चौथा आपका है कनाडा में, ठीक है, कनाडा में। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ आपके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या क्लास 12 के जितने भी बोर्ड हैं, सिर्फ क्लास 12 लेवल पर ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि टेट, सीटेट या वनडे और एसएससी एग्जामों में भी ये क्या होता है, जीएस के अकॉर्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन हम इसके पूरे निचोड़ करके इस क्वेश्चन को आपको यहाँ बताएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर इर्द गिर्द कोई और पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ ले तो वो भी आप क्या करो, कवर कर सको, ठीक है गाइस। तो अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहाँ देखी गई, ये पूछ रहा है अम्लीय वर्षा कहाँ देखा गया। तो सबसे पहले आप ये तो समझो कि अम्लीय वर्षा क्या है, फिर बाद में देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ इसे देखा गया, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा को थोड़ा यहाँ अगर हम समझें तो एसिड रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा अर्थात एसिड रेन, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि बारिश का जब मौसम आता है तो जो फर्स्ट बारिश का पानी होता है, पहली बरसात का, हमारे कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि उसमें नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि उसमें भीगने से फोड़े फुंसी निकल आते हैं और वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसा क्यों, ज़रूर उस वाटर में, उस पानी में, उस पहली बरसात के पानी में ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जिसके भीगने पर त्वचा पे फोड़े फुंसी, खजली जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी से बचने के लिए हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही बना रखा है रूल्स कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। ऐसा क्यों, ज़रूर कुछ बात तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है। जैसे सपोज करिए अभी इन दिनों क्या है, बारिश नहीं हो रही, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से क्या हो रहा है, साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। जो गाड़ियों के धुएं निकल रहे हैं साइलेंसर से, इंजन से, या जो बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने चल रहे हैं, उनमें जो पॉल्यूशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें निकल रही हैं, ये निकल कर कहाँ जा रही हैं, वायुमंडल में जा रही हैं, ठीक है। जैसे यही है, सपोज करिए ये कोई चिमनी है और यहाँ से धुआं ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ऐसे निकल कर क्या हो रहा है, ये वायुमंडल है, यहीं पे जाके क्या हो रहा है, कलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या हुई भाई, गैस तो ऊपर भागती है, तो ये ऐसे होते हुए ऊपर जाकर वायुमंडल में क्या हो गई है, बनी हुई है। और जब बारिश का मौसम आता है
तब तक बहुत सारी मात्रा में ये गैसें वायुमंडल में जाके जमा रहती हैं, और जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें नीचे पृथ्वी पर आती हैं, तो जो बीच में ये गैसें वायुमंडल में क्या है, कलेक्ट हैं, ये इनसे क्रिय गैसें उसी में घुल जाती हैं, और घुल करके एसिड का रूप लेकर के, एसिड घोल, एसिड का विलयन, अम्ल का विलयन बना करके वो क्या होती हैं, पृथ्वी पर नीचे गिरती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अर्थात अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सपोज करिए ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, और जल के संपर्क में जब ये आएगा तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। अब ये क्या है, जल में घुला हुआ है, और वो जल पहली बार इसके साथ क्या हो रहा है, जमीन पर या पृथ्वी गिर रहा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगा H2 साथ, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा H2CO3। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर घुल जाएं तो नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HNO2 बनाते हैं, और यही सारे अम्ल क्या है, पानी में घुलकर बारिश के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, फसलों पर गिरते हैं, फसल को खराब करते हैं, इमारतों पर गिरते हैं, इमारत की चमक खत्म कर देते हैं, और अगर मंदिरों पर गिरते हैं मंदिरों को क्षरण कर देते हैं। और रेगुलर हर वर्ष पर ईयर ऐसे ही क्या हो रहा है, एसिड रेन होते 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 धीरे धीरे जो हमारे पुराने ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक जो मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, राजा महाराजाओं के महल हैं, जो सरकारों द्वारा संरक्षित की गए हैं, या जो आगरा का ताजमहल है, ठीक है, उसकी जो चमक है मार्बल्स की, संगमरमर की, इस एसिड रेन के कारण वो धीरे धीरे उसकी चमक क्या हो रही है, खत्म हो जा रही है, जिससे वो क्या है, बदरंग और पीले रंग का दिखने लग रहा है। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसके क्षरण को रोकने में अभी तक क्या है, नाकामी हासिल हुई है। तो इस वजह से ये एसिड रेन क्या है, बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये सिर्फ कहने को एसिड रेन ऐसे लग रहा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे इमारत को, पुराने धरोहरों को, मंदिरों को, या फिर जो अच्छे क्वालिटी के पत्थर लगे मार्बल्स वाले ताजमहल हैं, इनको धीरे धीरे नष्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा अम्लीय वर्षा। ठीक है, और अम्लीय वर्षा तो आपने समझ लिया। ठीक है, आप पूछ रहा है सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया, अमेरिका में देखा गया, या स्कैंडिनेविया में देखा गया, या भारत में देखा गया, या कनाडा में देखा गया। ठीक है, तो दोस्तों वैसे भी सबके जुबा पे नाम आता, कोई भी बात हो तो अमेरिका फर्स्ट पे आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी अम्लीय वर्षा के स्टडी करने में, इसकी जानकारी और इसके प्रभावों का अध्ययन करने में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई देश अग्रणी रहा तो वो अमेरिका रहा। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा गाइज, वो क्या होगा, अमेरिका होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज अमेरिका। आज तो ये अमेरिका में मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया, बट आज ये लगभग जितने देश हैं सभी देश क्या हैं, इस अम्लीय वर्षा के से क्या है, पीड़ित हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि भारत में आपने 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल का आता है। ठीक है, तो उस ताजमहल को भी क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे उसकी चमक को खत्म कर रहा है, उसे डिके कर रहा है। और जल्द ही कोई ठोस उपाय या संरक्षण ना अपनाया गया तो धीरे आने वाले कुछ समय में ताजमहल अपना जो रंग है वो बदरंग हो जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको सुरक्षित रखने के लिए, अम्लीय वर्षा से इसे बचाने के लिए जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है, कार्यरत है। आई होप कि कोई ना कोई ठोस उपाय निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, और इस अम्लीय वर्षा को सबसे पहले कहाँ देखा गया, अमेरिका में देखा गया। ठीक है, तो और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मैंने कहा अम्लीय वर्षा से सिर्फ इमारत और धरोहरें ही नहीं, बल्कि जो फसल होता है वो भी क्या होती है, कुछ उस पर भी बुरा असर पड़ता है, उसको भी ये अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है। और अगर इस बारिश में बच्चे वगैरह, अगर हम जैसे बच्चों की स्किन्स क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम नर्म होता है, अगर बच्चे इस बारिश के पानी में भीग जाएं तो उनके भी फोड़े फुंसियाँ और खुजली जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, सो गाइज फर्स्ट रेन इज एसिड रेन। इसलिए फर्स्ट रेन से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और जब लगातार रेगुलर कई दिनों तक बारिश होती रहती है तो वायुमंडल में जितनी गैसें सब घुल घुल कर बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं, जिससे आसमान साफ हो जाता है। और आसमान साफ होने के साथ साथ पूरा का पूरा जो गैसें वायुमंडल में विचरण कर रही थी सब घुल के नीचे आ गई। अब वायुमंडल में उतना प्रदूषण नहीं हुआ। इसलिए बारिश, एक अच्छी बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो आसमान कुछ ज़्यादा ही साफ और चमकदार नज़र आता है। ठीक है गाइस,
तो ये रहा अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्लियर कराए। अब चलते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि उसमें किस तरह का प्रश्न किया गया है आपसे। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4 की। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या है? ठीक है, आपका प्रश्न है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या है, ये आपका प्रश्न है। और इसका जो आंसर है 3:1 और जो दूसरा आंसर है 1:1 और जो तीसरा आंसर आपका दिया है, ठीक है, 9:3:3:1 और जो चौथा आपका दिया गया है 1:1:1:1। ठीक है, तो इस तरह से 4 विकल्प आपको क्या किए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका जो है सही है। ठीक है, तो आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये द्विसंकर क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि मेंडल का नाम सुना होगा, जिनका पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये एक चर्च में पादरी थे। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में मंदिरों में पंडा होते हैं, पंडित जी होते हैं जो धार्मिक कार्यक्रम को संचालित कराते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम में जो मौलवी होते हैं और उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म के लोग हैं, इनके यहाँ जो मंदिर होता है उनको चर्च कहा जाता है। और उसमें जो उनके पूजा संपन्न कराने वाले जो अपने यहाँ पंडित जो होते हैं, वैसे उनके यहाँ जो होते हैं उनको पादरी या फादर कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान रहे कभी कभी मेंडल का पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है गाइस कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेंडल्स, मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ये क्या थे, चर्च में एक पादरी थे, फादर थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, ईसाई धर्म से जब भी कोई रिलेटेड मूवी आती होगी तो उसमें फादर उससे बोलते हैं, माय फादर। ठीक है, हम लोग वैसे अपने पिता को फादर बोलते हैं तो उनको फादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए। मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, ये चर्च में पादरी थे, ईसाई धर्म के गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आनुवांशिकता को समझने के लिए, जेनेटिक्स को समझने के लिए, ठीक है, आनुवांशिकता मतलब मैंने पूरा पढ़ाया, फिर से बता रहे कि एक पीढ़ी के रंग रूप आकार जो लक्षण हैं, आँख कान नाक की जो बनावट होती है, ये अगली पीढ़ी में यानी होने वाली संतानों में कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्यों होता है, कौन करता है, कैसे होता है और कैसे लक्षण चेंज हो जाते हैं, इन सारी बातों को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट द्वारा समझा और समझाया। इसीलिए इनको आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस मेंडल ने क्या किया, इनको समझने के लिए मटर के पौधे पर कई प्रयोग किया, जिसमें 1 संकर प्रयोग, 2 संकर प्रयोग, त्रिसंकर प्रयोग किया। ठीक है, तो इन प्रयोगों को भी मैंने आपको बताया होगा, जिसमें पहला प्रयोग के अंतर्गत लंबे बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में क्या हुए, सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, बौना लक्षण उसमें सुप्त था, अप्रबल था। और जब F1 को द्वितीय पीढ़ी के लिए उगाया तो उसमें देखा कि इस बार जो पौधे थे वो 3:1 के अनुपात में, अर्थात 3 लंबे और 1 बौने भी आ गए। इस पीढ़ी को F2 पीढ़ी का नाम दिया। तो हम यहाँ डिटेल अभी इसको नहीं डिस्क्रिप्शन करेंगे क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है, बताया, फिर से क्वेश्चन आएगा बताएंगे, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन उस पर ध्यान देंगे। तो मेंडल ने ही क्या किया, इस प्रकार के प्रयोगों को संपन्न कराया था। तो क्वेश्चन है कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, अर्थात द्विसंकर प्रयोग क्या होता है। तो द्विसंकर टेस्ट का प्रयोग, इसमें जो ऑप्शन है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या है, बोलो कौन सा अनुपात वाला है, 3:1 वाला है या 1:1 वाला है या 9:3:3:1 वाला है या फिर 1:1:1:1 वाला है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा सही आंसर है।
तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सही है कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस जो हुआ उसमें जो अनुपात हुआ 1:1:1:1 हुआ, ये इज द राइट आंसर। ये इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। ठीक है, तो ये इस सेट का जो हम WL सेट का पहला वीडियो दे रहे हैं आपको, इसमें हमने इस सेट के चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के तौर पे जितना हो सका उतना समझाया और बताया। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरी एक नंबर का होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह इसी सेट का होगा और इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अब आप अपना, चूँकि कॉलेज और स्कूलों में आपका प्रैक्टिकल भी संपन्न हो गया होगा और इस प्रैक्टिकल जो संपन्न हुआ, अब इस तरह से आप स्कूल जाना भी बंद कर दिए होंगे, तो घर पे रह करके ठीक है ज़्यादा घूमिए टहरिए मत, घर पे रहिए और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए ताकि आपके पढ़ाई में व्यवधान न आए दोस्तों। और उसी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा करें, बेस्ट करें, बेहतर करें। ठीक है, और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अब इस वीडियो से विदा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।